और दूसरा एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, आरटीजी, रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम कहते हैं, ये वाला है। और ये नॉर्मली नासा वाले यूज़ करते हैं, यानी स्पेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे मरीख के अंदर भी, मार्स के अंदर, ये ऑलरेडी उसने भेजा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ उसने एक्सप्लेन की, बाकी तो हमारे इससे कोई काम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उधर जाके ये मशीन वहाँ पे इसके अंदर रोबोट्स होते हैं, पिक्चर ले रहे होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हमारे काम की चीज़ उसके अंदर ये है, कहते हैं कि इसके अंदर कंटेनर लगे होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं। वो कंटेनर, उस कंटेनर्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो नॉर्मली प्लूटोनियम का होता है, प्लूटोनियम 238, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यूजुअली प्लूटोनियम 238, ये उन कंटेनर्स के अंदर सील करके बंद कर देते हैं। ठीक है, और एक कंटेनर नहीं होता, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है प्लूटोनियम, वो उसके अंदर बंद कर देते हैं। अब उसमें से रेडिएशन निकल रही होती है, ठीक है, आइसोलेटेड होता है, इंसुलेटेड होता है, तो उसमें से रेडिएशन निकल रही होती है। वो रेडिएशन जो निकल रही है वो इंटरनल, जो उस कंटेनर का जो अंदरूनी सतह है, जो सरफेस है, उसको गर्म कर देते हैं। जबकि उस कंटेनर का जो एक्सटर्नल सरफेस है, बाहर की तरफ जो सरफेस है, वो जाहिर है वो स्पेस के अंदर है, वो उस सिंक के साथ लगा हुआ होता है। सिंक का मतलब ये होता है कि उसमें से वो हीट एनर्जी जो गर्म हो रही होती है, वो हीट एनर्जी फेंक रहा होता है, और एक्चुअली वो एक्सटर्नल जो सरफेस होता है वो ठंडा पड़ा रहता है। तो अंदर से गर्म हो रहा होता है, क्योंकि जो रेडिएशन है वो निकल रही होती है मुसलसल। आपने बंद किया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर सील किया हुआ है, उसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो खुद भी गर्म हो रहा होता है, और उस कंटेनर का जो इंटरनल सरफेस है उसको भी गर्म कर रहा होता है, और जो एक्सटर्नल सरफेस है वो ठंडा रहता है, क्योंकि बाहर की तरफ होता है, हीट एनर्जी वहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि बाहर निकल रही होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, अंदर गर्म बाहर ठंडा। तो जहाँ पे ये दोनों कंटेक्ट्स होते हैं, यानी गर्म और ठंड जहाँ पे टच होते हैं, वो जो सरफेस होता है जो इन दोनों के दरमियान में, वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिससे फिर बिजली पैदा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं वो, यहाँ पे जो उसने बताया हुआ, देखें, द एनर्जी ट्रांसफर इन आरटीजी आर अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ठीक है, एन आरटीजी अ कंटेनर स्केल ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, यूजुअली प्लूटोनियम लिखा हुआ है। द रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूसेस इन थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी अंदर प्रोड्यूस कर रहा होता है, रेजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्यूल है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, जो प्लूटोनियम है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, वो गर्म हो जाता है। थर्मोकपल पासेस थ्रू द वॉल ऑफ द कंटेनर है, ये जो थर्मल एनर्जी होती है ये वॉल ऑफ द कंटेनर से पास हो रही होती है, विद द आइनर एंड ऑफ ईच थर्मोकपल केप्ट हॉट and the fuel, while the outer end is connected to a heat sink so that it stayed cool। जो इंटरनल सरफेस है वो गर्म हो जाता है, जो बाहर सरफेस है वो कहते हैं ठंडा पड़ा रहता है। अब आगे यहाँ पे उसने मेंशन किया कि हीट और थर्मल एनर्जी मूव्स अलोंग द थर्मोकपल फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, जाहिर है अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये इंसुलेटर लगे होते हैं तो बहुत फ्रीली नहीं जाता, बल्कि बहुत कम जा रहा होता है, इसलिए कि इंसुलेटर लगा हुआ होता है, हीट एनर्जी कम बाहर निकलना, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल लगा हुआ होता है जिससे हीट एनर्जी बाहर की तरफ कम ट्रांसफर हो रही होती है। तो द टेम्परेचर डिफरेंस एट दैट जंक्शन ऑफ द टू मेटल्स प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज। अब इस जंक्शन पे जहाँ पे टेम्परेचर एक जगह पे ज़्यादा दूसरी जगह पे कम है, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। सो द न्यूक्लियर एनर्जी इन द फ्यूल चेंजेस स्टोर सेवरल टाइम्स द ट्रांसफर फ्रॉम द न्यूक्लियर स्टोर्स to the internal energy of the fuel and then transfer is thermal energy as it moves along the thermocouples है, at the junction of the metals it transfer is electrical energy। अब सिर्फ इतना सा हुआ कि इंटरनल इन द सरफेस जो है ज़्यादा गर्म होता है, बाहर का सरफेस ठंडा होता है, जहाँ पे ये जंक्शन है ठंडे और गर्म के दरमियान, वहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट होता है जिससे बिजली पैदा होती है। तो ये कहानी इतनी है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो प्लूटोनियम है उसके न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी पाई जाती है जो कि स्टोर है। वो न्यूक्लियर एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, यानी वो सरफेस को गर्म कर रहा होता है, वो भी एक स्टोर है आपके पास। अब वो जो थर्मल एनर्जी है
फिर ट्रांसफ़र हो रही होती है। और क्योंकि हॉट अंदर जो इंटरनल सरफेस है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और बाहर जो एक्सटर्नल सरफेस है जो कि ज़्यादा ठंडा होता है, वो गर्म वाली जगह से ठंडे वाली जगह की तरफ वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि उस मशीन के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये कहानी इतनी सी है। अब उसमें से ये नीचे उसमें दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि द एनर्जी चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द एनर्जी फ्लो डायग्राम। में आपको समझा देता हूँ, ये इसका एनर्जी फ्लो डायग्राम ही दिया हुआ है। उसमें क्या है, ये आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सोर्स यानी प्लूटोनियम जहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, ये प्लूटोनियम भी हो सकता है, ये यूरेनियम भी हो सकता है, ये पोलोनियम भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ प्लूटोनियम का इसने जिक्र किया हुआ है। तो सपोज करके प्लूटोनियम ये उसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ये एक स्टोर है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, यानी प्लूटोनियम के न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टोर है। अब उससे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी पैदा हो रही होती है, उसमें से मुसलसल न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रही होती है, और उससे थर्मल एनर्जी पैदा हो रही है जिससे इंटरनल सरफेस ऑफ द कंटेनर गर्म होता है, और जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो खुद भी गर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो जो इंटरनल सरफेस है जो गर्म हो रहा होता है, और जो खुद प्लूटोनियम है वो गर्म हो रहा होता है, ये एक्चुअली एनर्जी स्टोरेज है। ये एनर्जी अब एक चीज़ से निकल रही है, किस चीज़ में से, प्लूटोनियम के न्यूक्लियस से निकल रही है, और कंटेनर के इंटरनल सरफेस को गर्म कर रहा होता है, यानी वहाँ पे जो गर्म होने का मतलब वहाँ पे स्टोर हो रही है, और ख़ुद जो प्लूटोनियम है वो भी गर्म हो रहा होता है। तो वो अब वो जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी है, अब उसकी इस्तेमाल किस तरह से, वो थर्मल एनर्जी जो कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, यानी अंदर से उस मेटल सरफेस के ज़रिए बाहर की तरफ जाती है, यानी हॉट पार्ट से, जो हॉट पार्ट है इंटरनल सरफेस, वहाँ से एक्सटर्नल सरफेस की तरफ फ्लो कर रहा होता है। इस तरह से जो दूसरा इस्तेमाल क्या है कि थर्मल एनर्जी जो हीट ट्रांसफ़र है, एक उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, और एक इंटरनल एनर्जी स्टोर अगेन जो है सराउंडिंग के अंदर, यानी आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें ये हीट एनर्जी चली जाती है। तो अब ये सारे वो एनर्जी कौन सी थी, जो प्लूटोनियम के न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी थी, उसने इंटरनल सरफेस ऑफ द कंटेनर को गर्म कर दिया, और प्लूटोनियम खुद भी गर्म हुआ। अब वो एनर्जी स्टोर हो गई वहाँ पे, अब वो एनर्जी वहाँ पे रहेगी नहीं, मज़ीद ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, हॉट बॉडी जो हॉट सरफेस है इससे कूल सरफेस में जाएगी, और उससे फिर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाएगी। फिर वो जो गर्म सरफेस है, जब उससे हीट एनर्जी ठंडे सरफेस की तरफ निकलती है तो कुछ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, और कुछ जाके हवा तो होती नहीं है, यानी उस मार्स का या जो भी सरफेस है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से ये उसका फ्लो डायग्राम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम सिर्फ इतना है कि उसने एनर्जी प्रोवाइड करी। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ तो इसका कटअप हो गया ना भाई। इसका काम ये था कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी उसने न्यूक्लियस से निकल के वो जो कंटेनर है उसके अंदर आ गई, और कंटेनर क्या हुआ, अब उसका राब्ता सिर्फ, उसका काम सिर्फ इतना ही है। रेडियो एक्टिव सोर्स का काम इतना ही था कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, बस इतना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि जो कंटेनर है उसका इंटरनल सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जबकि जो बाहर, अब वो देखिए उसके अंदर इंसुलेटर भी लगा हुआ है, हीट एनर्जी आसानी से, ऐसा नहीं है कि अंदर से गर्म हो रहा है और बाहर की तरफ हीट एनर्जी मुसलसल निकल रही है, और इस तरीके से अंदर से आ रही है बाहर निकल रही है, और एक ही तरह का वो नहीं, बल्कि एक इसके अंदर इंसुलेटर लगे हुए हैं। इंसुलेटर का मतलब ये है कि हीट एनर्जी अंदर जमा हो रही है, जमा इंटरनल सरफेस पे, और बाहर की तरफ नहीं निकल रही। ये इंसुलेटर्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, थर्मोकपल हो सकता है, बहुत सारे थर्मोकपल्स होते हैं। ये थर्मस आपने अगर देखा हुआ है, थर्मस जिसके अंदर चाय गर्म रखते हैं काफ़ी टाइम तक, या पानी का जो वाटर कूलर होता है, मतलब जिसके अंदर आप पानी स्टोर करते हैं
काफ़ी टाइम तक ठंडा पानी पड़ा रहता है, बोतलें होती हैं, आपने देखे हैं, स्कूल जाते हैं तो आप अपने साथ बोतल लेकर जाते हैं ताकि ज़्यादा देर तक पानी ठंडा पड़ा रहे उसके अंदर, ठीक है। असल में वो ये होता है कि दरमियान में एक इंसुलेटर लगा होता है, वो जो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, उसमें से हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, अगर आपने मिसाल के तौर पे आप ठंडा पानी लेकर गए हैं बॉटल के अंदर, तो अंदर टेम्परेचर कूल है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पानी आपका गर्म होगा, इसलिए कि रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी जाएगी बॉटल के अंदर पानी में, क्योंकि वो पानी ठंडा है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, तो आपका पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने चाय उसके अंदर डाली है, कोई गर्म चीज़ डाली है, तो फिर अंदर से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इंसुलेटर का काम ये होता है कि वो इस कंटेक्ट को ख़त्म कर देता है, कम से कम कर देता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का और इंटरनल इन्वायरमेंट का, बॉटल के अंदर और बॉटल से बाहर, ये जो कंटेक्ट है दोनों का, जिससे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी इनटू कूल बॉडी, वो उसका काम ही होता है कि उसको कम कर दे। अब यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, उसका काम ये होता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान जो कंटेक्ट होता है वो कम कर देता है, तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और बाहर मौसम ठंडा होता है, तो बाहर जो जो वो सिंक के साथ लगा हुआ होता है, तो बाहर जो सरफेस है वो ठंडा होता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इंसुलेशन है, नहीं है, बल्कि इनके दरमियान एक कंटेक्ट फिर भी रहता है, कोई परफेक्ट इंसुलेशन कभी भी नहीं होती। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल उसके दरमियान में, उसकी वजह से ज़ाहिर है ये इतना सिंपल नहीं है, जैसे ये तो एक मेन वो है, बाकी ऐसा नहीं है कि बस इंटरनल हीट है और बाहर ठंडा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उसके अंदर और डिवाइसेस भी लगते हैं जिससे हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, लेकिन मेन उसके अंदर प्रिंसिपल यही है कि इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होता है, मौसम ठंडा होता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, उसके अंदर फिर और भी चीज़ें होती हैं जिससे एनर्जी पैदा होती है, लेकिन सिंपल इतना भी यहाँ पे चूँकि एनर्जी फ्लो हम समझ रहे हैं, तो आप सिर्फ एनर्जी फ्लो तक अपने आप को महदूद रखते हैं कि एनर्जी फ्लो की वजह से क्या, तो उसकी वजह से ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। इसका काम सिर्फ ये था कि वो जो कंटेनर है उसका इंटरनल सरफेस को हॉट कर दे, गर्म कर दे, बस इतना सा काम। इसके अलावा बिजली के मेन सोर्स तो ये है बिजली पैदा होने में सब, क्योंकि उसने हीट एनर्जी पैदा की है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक के साथ उसका सिर्फ ताल्लुक इतना है कि उसने वो हीट पैदा की है, तो इसका काम सिर्फ हीट पैदा करने, बाकी प्रोसेस तो उस हीट की वजह से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है एक्सटर्नल का और इंटरनल का, तो उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फिर ज़ाहिर है ये बाकी जो हीट एनर्जी है काफ़ी सारी हीट एनर्जी ज़ाया होती है जो कि बाहर जाके एनवायरनमेंट के अंदर मिलती है, वो एक अलग स्टोर होता है। यानी हमारे पास देखिए ग्लोबल वार्मिंग है वो किस वजह से हो रहा है, वो भी ऐसे ही हो रहा है। पहले ये था कि आपके जो ग्लोबल वार्मिंग का आपको कुछ आइडिया है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, जो आपके इस ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन गर्म हो जाती है, सरफेस ऑफ द अर्थ गर्म हो जाता है, तो जो हीट एनर्जी होती है ना वो रेडिएशन के थ्रू, पहले क्या था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी तो ये हीट ट्रैप नहीं होती थी, बल्कि इस एटमॉस्फेयर से निकलती थी, बाहर निकलती थी, तो अंदर टेम्परेचर ठंडा रहता था, मौसम ठंडा होता था। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ने की वजह से ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर वो जो हीट एनर्जी रेडिएशन के थ्रू वापस निकलना होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ट्रैप हो रही होती है, बाहर निकलने की बजाय अंदर वो एक स्टोर हाउस बन गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एज अ स्टोर के तौर पे काम कर रहा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी अंदर ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये ज़मीन का जो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा है, जिसके नतीजे बहुत सारे कंसिक्वेंसेज है, सैलाब आना और ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो भी आप एक एग्ज़ाम्पल है
कि हीट एनर्जी सनलाइट है वो पड़ती है सरफेस के ऊपर, सोलर लाइट की वजह से ज़मीन का सरफेस गर्म होता है, वो रेडिएशन के थ्रू हीट वापस ऊपर जाती है, तो निकलती नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है, वो हीट एनर्जी उसके अंदर ट्रैप होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ। तो ये तो